का दावा कर रहे हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो हम मिलकर लड़ रहे हैं और जनता उन्हें ही सपोर्ट करेगी। इसके अलावा विपक्ष लगातार कई जगहों पर गया, लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी जिनको हमने देखा किस तरीके से वो अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने पद यात्रा जो है वो निकाल रही, उन्होंने रैली की, उन्होंने रोड शो किया। तमाम जो उनके परिवार वाले हैं वो उनके साथ दिखाई दिए। और वही दूसरी ओर बार बार इस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से किया गया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की जो ये सियासी रण है इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश जो है वो ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उससे हम धराशायी करना चाहते हैं। और इन्हीं तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो अलग अलग राज्यों में गए, लगभग आपको जानकारी दें कि 150 से अधिक खुद रोड शो रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने की हैं। सीएम योगी जो अलग अलग राज्यों में गए, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने कई राज्यों में जाकर रोड शो किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बीजेपी तो यहां तक कहती आई कि देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक भी प्रत्याशी के पास ना आपने राहुल गांधी को देखा होगा ना प्रियंका को देखा होगा, लेकिन वही दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के हित में और वोट मांगने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? और जो भीड़ लगातार हमने देखी, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? ये सारे नतीजे सामने आएंगे एक एक करके। बिल्कुल बेहद दिलचस्प रहा। 1951 और 52 के बाद दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ये चुनाव रहा। उस दौरान लगभग 4 महीने तक चुनाव चला था और इस बार की अगर हम बात करें तो 82 दिनों तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न करवाया गया। तो वहीं दुनिया की बात करें, विश्व स्तर की बात करें तो भी सबसे बड़ा मतदान यहाँ रहा और युवा मतदाता सबसे ज्यादा 66.76% युवा मतदाता इस वोट बैंक में यहाँ पर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। और साथ ही 1996 के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहे, तब लगभग 13,000 के तकरीबन उम्मीदवार मैदान में थे और इस बार 8,360 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया है, जिसका नतीजा 4 जून को आ जाएगा। और बात चूंकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी देश की, 2024 में यह दिलचस्प आंकड़ा है कि सबसे कम सीटों पर यहां पर वो चुनाव लड़ रही है, 328 सीटें मात्र। अगर 2019 की बात करें तो 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2014 में भी 463 सीटें थी, 2009 में 440 और 2004 में 417। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आई है तो यहां पर साठगांठ की राजनीति के बीच अपनी कई सीटों को खोना पड़ा। और जैसा कि जिक्र भी टीएमसी नेता कर रहे थे कि हर यहां पर क्षेत्रीय दल ने अपनी अपनी सीट को छोड़ा है। और चूंकि सचिन जिक्र आप कर रहे थे कि तमाम दिग्गज मैदान में उतरे और रैलियां और रोड शो किए और उनकी मेहनत 4 जून को रहेगी। लेकिन बात अगर हम अन्य दिग्गजों की करें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 206 उन्होंने रोड शो किए हैं, अमित शाह ने 188, जेपी नड्डा ने 134, राहुल गांधी की बात करें तो 167, तो वही योगी आदित्यनाथ ने 204 रोड शो किए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा 108 रोड शो किए हैं। तो तपती गर्मी के बीच न सिर्फ मतदाता वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है, बल्कि ये तमाम दिग्गज 82 से ज्यादा दिनों तक मैदान में रहे। इस जंग में बराबर की हिस्सेदारी इन्होंने भी निभाई, अपने उम्मीदवारों के लिए लड़ी जा रही इस जंग का फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाला और जगह जगह जाकर रैलियां की और रोड शो किया और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। कोलकाता से तापस सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, बस मतदान खत्म होने वाला है, 6 बजने वाले हैं फिलहाल, तो ये बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है। हार्वर्ड लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी मैदान में है, वहां पर मतदाता का रुख किस ओर? जी देखिए, डायमंड हार्बर में अभी तकरीबन 72% वोटिंग हो चुका है। 5 बजे का मैं फिगर आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के 69% वोट डल चुका है। मतलब डायमंड हार्बर में 72%, 73 के करीब है लोगों ने मतदान किया। और हमेशा से ही डायमंड हार्बर को कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़। इसके 2 कारण हैं। एक तो है तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमान अभिषेक बैनर्जी, वो सबसे सेफ सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे और अब वो लगातार दोबारा तीसरी बार वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और साथ में दक्षिण 24 परगना जिला जो है वो
मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। सबसे माइनॉरिटी वोट शेयर सबसे ज़्यादा है दक्षिण 24 परगना में। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा वहाँ पे भारी रहेगा, ये स्वाभाविक है। और इस बार पिछले कई दफ़े चुनाव में हमने देखा था कि जो विरोधी प्रत्याशी होते हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक दिया जाता है, खुलेआम रिगिंग का कंप्लेंट्स आता है। और इस बार भी बीजेपी ने एक अच्छे कैंडिडेट अभिजीत दास को उस जगह से प्रत्याशी के रूप में सामने लाया था, लेकिन वहां भी इस बार देखा कि फलता के इलाके में उन तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घेर कर रखा अलग अलग मुद्दों पर, और वो वहां पर रुके रहे। और देखिए तो इसलिए आज जो 9 सितंबर वोटिंग वोटिंग हो रही है उसे टीएमसी का गढ़ ही माना गया है और मानते भी हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को घेर लिया गया है, कई बार ऐसा हुआ कि हिंसा हुई, कई बार ऐसा हुआ कि जमकर बवाल भी हुआ है, तो इसका भी तो असर वहां पर देखने को मिलेगा। जनता इस मुद्दे को भी तो अपने दिमाग में रखेगी। जी देखिए, जनता ये मुद्दे ज़रूर अपने दिमाग में या ध्यान में रखती हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोट मैकेनिज्म काम करता है, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो, लेफ्ट के ज़माने में हो, तृणमूल के ज़माने में हो, कि लोग जब बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि लोग जब मैं मतदान करने जब पहुंचा बूथ पर, मुझे पता चला कि मेरा वोट डल चुका है। ऐसी स्थिति होती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों को घर के बाहर रोक लिया जाता है और उन्हें रोककर उनका जो वोट है वो कोई और डाल देता है। यानी वापस आज खबरें सामने आई, अभिषेक बनर्जी की जो सीट है भारी मात्रा में वहां पर ईवीएम को हाईजैक किया गया। एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए ईवीएम को हाईजैक किया जाता है, क्या उसको लेकर कोई पुष्टि हो पाई है? क्योंकि इस तरह की तमाम तस्वीरों खबरें सामने आ रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये डायमंड हार्बर में नहीं था, ये मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण 24 परगना में ही है। डायमंड हार्बर मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुलतोली में सुबह सेक्टर ऑफिसर से या जो बैकअप ईवीएम होता है वो ईवीएम को छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, और अफरा तफरी में वो तालाब में उसे फेंक दिया गया। बाद में उसकी पुष्टि इलेक्शन कमीशन ने किया और ये साफ कर दिया कि वो बूथ से उठाए गए ईवीएम नहीं था, लेकिन वो सेक्टर ऑफिसर के पास बैकअप ईवीएम था। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव देखें तो बहुत आम है। पिछले पंचायत चुनाव में हमें आपको याद होगा कि एक शख्स को देखा गया था जो बैलेट बॉक्स को लेके दौड़ के भाग रहा था। तो बिल्कुल तापस, लेकिन इस तरीके की खबरें और इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा डेंट है। सूरज जुड़ गए हमारे सहयोगी दुमका से। सूरज, बीजेपी ने यहाँ से सीता सोरेन को मैदान में उतारा है, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। बगावत क्या भारी पड़ेगी? क्या तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का जो इस बार मुंह देखने को मिला, उनका सीधा मुद्दे हैं उसके विकास रोजगार सिंचाई तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं वोट करी है। जिस तरह से हमने कई ऐसे दुमका लोकसभा क्षेत्र के ऐसे कई बूथों का हमने जायजा लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि हमें एक साफ सुथरी सरकार चाहिए, जो विकासशील सरकार हो, जो इस देश का विकास करे, इस राज्य का विकास करे, दुमका का खासकर विकास करे। क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि सबकी निगाहें दुमका लोकसभा में इस बार टिकी हुई, क्योंकि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट दुमका मानी जा रही है। क्योंकि इस बार सीता सोरेन ने जिस तरह से बगावी तेवर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दामन थामा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और